नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए पाठ द्वितीय विषय इतिहास में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले हमने भारत में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी तक का शासन पड़ा था और किस प्रकार से विद्रोही अमीरों का सहयोग न मिलने के कारण इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ था। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। तो हम कुछ बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मुगलों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति देश के लिए बड़ी घातक थी, किंतु किसी साहसी आक्रांता के लिए अनुकूल थी। अर्थात पूरे भारत में सल्तनत के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे थे। विभिन्न प्रांत अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे और जो विदेशी आक्रमणकारी जो है उनके लिए भारत में आक्रमण कर जीतना आसान था, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई। अर्थात भारत के ही कुछ विद्रोही अमीर उनका सहयोग करने को तैयार थे। इसलिए किसी साहसी विदेशी आक्रांता के आक्रमण के लिए उस समय भारत की परिस्थितियां अनुकूल थी। एक सार्वभौम सत्ता के अभाव में देश छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। आपसी फूट थी। कमजोर शासक या सुल्तान के काल में उनके अमीर विद्रोह की घोषणा कर देते थे। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़, बंगाल प्रमुख थी। वहीं उस समय दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य थे, जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि फिरोज तुगलक के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई। सैयद और लोदी वंश के शासनकाल में तो दिल्ली सल्तनत की गणना भी देश के अनेक राज्यों में से एक राज्य के रूप में होनी शुरू हो गई थी। और इस प्रकार मुगलों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक अवस्था लगभग वैसी ही थी जब तुर्कों के भारत पर
प्रारंभिक आक्रमण के समय थी, अर्थात जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके अनुकूल जो भारत की परिस्थितियां थी, वैसी ही अनुकूल परिस्थितियां बाबर के भारत पर आक्रमण के समय थी। 16वीं शताब्दी के प्रथम 2-3 दशकों में अनेक मुस्लिम शासकों का भी प्रभुत्व स्थापित हो गया था। देश में अशांति, अराजकता का माहौल था। दिल्ली के राज सिंहासन पर हर कोई हथियाने का प्रयास कर रहा था और ऐसी स्थिति में किसी शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी पड़ोसी शक्ति के लिए दिल्ली सिंहासन की प्राप्ति की कामना करना तो स्वाभाविक था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी राज्य कर रहा था। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का अधिकार क्षेत्र दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक सिमट गया था। यद्यपि पंजाब पर नाम मात्र के लिए दिल्ली का नियंत्रण था, परंतु वहां सूबेदार दौलत खां लोधी और उसके पुत्र गाजी खां और दिलावर खां को इब्राहिम लोधी ने निरंकुश शासन और अहंकारी स्वभाव से हमेशा भय बना रहता था और वे उसकी अधीनता से मुक्त होने के उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। सिंध और मुल्तान दिल्ली से पूरी तरह पृथक थे। जौनपुर, बंगाल और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए थे। बिहार में दरिया खां नोहानी के लड़के बैराम खां ने अपने आप को मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया था। यद्यपि इब्राहिम लोधी ने उसके विद्रोह को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। देश के मध्य में मालवा और खानदेश मुस्लिम राज्य थे, तो उत्तर भारत और मध्य के राज्यों के बीच कई स्वतंत्र राजपूत राज्य भी हैं वो थे। इनमें मेवाड़ के राणा सांगा सबसे अधिक शक्तिशाली थी और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त करके दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को उजागर कर दिया था। तो संक्षेप में मुगलों के आगमन के समय दिल्ली सल्तनत अपना पुराना वैभव और शक्ति खो बैठी थी और बहुत से प्रदेश उसके नियंत्रण से निकल चुके थे। सुल्तान इब्राहिम लोधी के हठी और अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण बहुत से अफगान अमीर एक के बाद एक विद्रोह करते चले गए। यद्यपि इब्राहिम लोधी अधिकांश विद्रोहों का दमन करने में सफल रहा, लेकिन इसी दौरान पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने
अपने पुत्र को बाबर के पास काबुल भेजा और उसे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने इस आमंत्रण का हार्दिक स्वागत किया, क्योंकि वह स्वयं पिछले कुछ वर्षों से धन संपन्न हिंदुस्तान को अपने अधिकार में लाने का स्वप्न संजोए बैठा था। आलम खां और दौलत खां जैसे अफगान अमीरों की कारगुजारियों से उसे अफगानों के आपसी फुट का पता चल गया और उसे विश्वास हो गया कि ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी के अफगान राज्य को शायद ही बचा पाएगा। इसका अनुमान सही निकला था। पानीपत के मैदान पर किसी अफगान सूबेदार ने इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया था। अब हम पढ़ते हैं बाबर के जीवन परिचय के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म 4 फरवरी 1483 को हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना के शासक थे। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो चंगेज खान की वंशज थी। स्वयं बाबर वीर तैमूर लंग का 5वां वंशज था। बाबर की नसों में इस्लाम के 2 पराक्रमी विजेताओं का रक्त बहता था। बाबर का पिता उमर शेख एक साधारण योग्यता का शासक था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा असीमित थी। उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण उसकी अपने बड़े भाई समरकंद के शासक अहमद मिर्जा से नहीं बनती थी। उसके साले महमूद खां और अहमद खां भी उसकी महत्वाकांक्षाओं में बाधाएं उत्पन्न करते थे। इस प्रकार उमर शेख सदैव अपने शत्रुओं से घिरा रहा था। एक दिन उमर शेख कबूतरों की उड़ान का आनंद ले रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाने से गिर पड़ा और मृत्यु हो गई। तब 1494 ईस्वी में बाबर की अल्प आयु में फरगना की गद्दी पर बैठना हुआ था। अब हम देखते हैं बाबर के सामने प्रारंभिक कौन कौन सी समस्याएं आई थी उसके बारे में। तो देखिए, बाबर की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, परंतु वह कुशल साहित्यकार था। उसे इतिहास, ज्योतिष और इस्लाम की परंपराओं का ज्ञान था। सैन्य संचालन के साथ साथ उसे शासन प्रबंध की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। अतः उसकी मानसिक शक्तियों का ऐसा सुंदर विकास हुआ था कि वह राजनीतिक घटनाओं के महत्व को आसानी से समझ लेता था और मानव चरित्र को सरलता से परख लेता था। राज्यारोहण के तुरंत बाद वह अपने 2 शत्रुओं का सामना करना पड़ा था और उसकी चाचा अहमद मिर्जा ने समरकंद की ओर से आक्रमण कर दिया। वहीं दूसरी ओर उसके मामा महमूद खां ने भी
बाबर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बाबर की सेनाओं के दृढ़ प्रतिरोध के कारण दोनों को अपने अपने राज्य की ओर लौटने को बाध्य होना पड़ा था। अब हम पढ़ते हैं समरकंद पर आक्रमण। तो देखिए, बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी था और वह अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को अधिकार में लेना चाहता था। उस समय समरकंद पर महमूद मिर्जा था और उसकी मृत्यु होने के बाद वेंसुगर मिर्जा को सुल्तान बनाया गया। 1496 में समरकंद के विरुद्ध बाबर ने अभियान किया और अली मिर्जा से समझौता किया और 1497 में समरकंद पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई और उसने बड़ी कठिनाई से वहाँ 100 दिन राज्य किया होगा कि वह अस्वस्थ हो गया और बाबर की अस्वस्थता का लाभ उठाकर उसके भाई जहांगीर मिर्जा ने फरगना पर अधिकार कर लिया। इस तरह 1501 में समरकंद के शासक शौबानी खां उज़्बेक को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1502 ईस्वी में शेबानी खां अपनी पराजय का बदला लेने आया तथा सरेपुल नामक स्थान पर बाबर को पराजित किया। समरकंद पुनः बाबर के हाथ से निकल गया। इस पराजय के संबंध में बाबर ने लिखा है कि इस समय मेरी बहन खानजादा बेगम शेबा खान के हाथों में पड़ गई थी, लेकिन बाबर ने कमजोरी को छिपाने का प्रयास किया, क्योंकि उसके मौसेरे भाई हैदर मिर्जा ने स्पष्ट लिखा है कि बाबर ने अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपनी बहन खानजादा बेगम का विवाह शेबानी खां से कर दिया था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने भी इस तथ्य को वो स्वीकार किया था। समरकंद पर पुनः हाथ से निकल जाने के बाद बाबर मुट्ठी भर सैनिकों के साथ इधर उधर घूमता रहा और 1504 में बाबर ने काबुल पर वो अधिकार किया था। इस तरह बाबर ने बचपन में बड़ी मुश्किल से अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त किया था। धन्यवाद।